मेरे ऊपर पूरा विश्वास करके आप लोगों को चलना पड़ेगा। जितना मैं टिक मार्क कराऊंगा उतना आपको टिक मार्क करना है। आज हम एलएलपी जो सारा हम समझ चुके हैं उसको बुक से मैच करेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिसको हेलीकॉप्टर रिव्यू हम बोलते हैं। ध्यान दें, जिन लोगों ने एलएलपी की दोनों तीनों वीडियो देख ली हैं वही इस पार्ट को कंटिन्यू करें। जिस बच्चे ने वो 3 वीडियो के पार्ट कंप्लीट नहीं करे हैं बेटा वो इस वीडियो को डिसकंटिन्यू कर दे। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको अपलोड कर दूंगा, फिर इसके बाद इसको देखना है। क्योंकि ये रिवीजन, ये हेलीकॉप्टर रिवीजन तभी समझ में आएगा जब आपने वो तीनों पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं। दूसरी बात, आज आप मुझे परेशान नहीं करेंगे बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे 10 बजे से लेके 4 बजे तक का लाइट का ऑर्डर आया हुआ है। लाइट नहीं है, अब भी मेरे रूम में लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, मैं पूरा पसीने से तरबतर हो चुका हूं। इसलिए आप स्टडी का माहौल बनाइएगा प्लीज। क्या मैं स्टार्ट कर दूं? कोई एक बच्चा अनम्यूट करके बताए फटाफट। एलएलपी क्या सभी को क्लियर नहीं है बेटा? बेटा हो सकता है आपके एंड पे नेट की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज एडजस्ट करने का प्रयास करना। और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं बेटा साथ के साथ। चलिएगा जी। सबसे पहले आपको याद करना बेटा एलएलपी एक्ट 2008, इसको टिक मार्क कर लें। एलएलपी एक्ट 2008। जी सर, मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में चलूंगा तो मेरे साथ साथ चलना बेटा। इंट्रोडक्शन पे सीधा आना है, इसका कुछ नहीं करना आपको। ये जो निशान लगा रखा है चैप्टर रिव्यू, इसका कुछ नहीं करना, सीधा इंट्रोडक्शन पे आना है। इंट्रोडक्शन में 9 जनवरी 2007, 7 को काट के 9 कर लें उसको। 9 जनवरी 2009। मैंने यहाँ पे 3 डेट आपको याद करवाई थी, अगर आपको याद हो तो मैं फिर से एक बार क्विक रिवाइज करा दूं। वो 3 डेट कौन सी थी? 12 दिसंबर 2008 को ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, पार्लियामेंट में 2008 में पास हुआ था। 7 जनवरी को इसको प्रेसिडेंट ने अपने चरणों में जगह दी थी और 9 जनवरी 2009 को इसको नोटिफाई कर दिया गया था। ये 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद कर लेनी है। जी सर। एलएलपी एक्ट के अंदर 81 सेक्शन होते हैं और 4 शेड्यूल होते हैं, ये मैंने आपको याद कराया था, ये भी आपको टिक मार्क कर लेना, याद कर लेना है। जी, आप उन चीजों को टिक मार्क ना करें बेटे जो ऑलरेडी इस बुक में हाईलाइटेड है। मैंने किसी बच्चे की पुरानी बुक ली है ये, तो जहां अब मैं बताऊं ना उसको करना है। इस बच्चे ने हो सकता है अपने अकॉर्डिंग ये कर रखी हो, हालांकि वो मेरा ही एक स्टूडेंट था, लेकिन सभी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है। पहला स्केड्यूल किस चीज का है आपको पता है, आप अंडरलाइन करेंगे या ब्रैकेट में डाल लेंगे, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी। सबसे अच्छा ब्रैकेट में डाल लो, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी। फर्स्ट स्केड्यूल किसके बारे में बात करता है? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल, ये सारे कन्वर्जन की बात करेंगे। पहला कन्वर्जन की बात करेगा फर्म इनटू एलएलपी, फिर बात करेगा प्राइवेट इनटू एलएलपी, और फिर बात करेगा अनलिस्टेड इनटू एलएलपी। ऊपर लिख लो छोटे से बड़ा रूप, छोटे से बड़ा। पहले फर्म छोटी थी, उससे बड़ी प्राइवेट कंपनी, उससे बड़ी अनलिस्टेड कंपनी। और मजे की बात बताऊं, मैं सारी बात पढ़ा चुका हूं जब मैं आपको वीडियो करवा रहा था। अब वो उनको आप रियलिस्टिक वे में देखते रहना। एमसीए मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और आरओसी कंपनी डिपार्टमेंट ही इसको संभालता है, इसका अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। बिल्कुल, इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? एमसीए एडमिनिस्ट्रेट करता है। रेगुलेट कौन करता है? आरओसी रेगुलेट करता है। खत्म बात। नीड पे कंप्लीट कट लगा दो, नीड आपके काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बार बार आएगा। जो ये पॉइंट यहां दे रखे बेटा, सेम पॉइंट यहां दे रखे, डिटो सेम पॉइंट है, इसलिए नीड के ऊपर कट लगा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फटाफट आते हैं एलएलपी क्या है। एलएलपी क्या है? अगर इस नीड वाले पॉइंट में से अगर आपको कोई पॉइंट करना भी था, खैर ये भी डुप्लीकेशन में दे रखा, कोई इश्यू नहीं है। मीनिंग देखते हैं, ये एक न्यू फॉर्म है, अंडरलाइन करना बेटा, ब्रैकेट में डाला, न्यू फॉर्म है किसकी? लीगल बिजनेस करने की। लीगल बिजनेस करने की न्यू फॉर्म है। लायबिलिटी क्या होती है इसके अंदर? लिमिटेड होती है। बिल्कुल सर, ये ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। मैंने कहा था इस वर्ड को याद कर लेना, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। सर इसे क्या क्या बेनिफिट देता है? ये हमें लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट देता है और लो कॉम्प्लायंस कॉस्ट पे देता है, और मजे की बात फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देता है। ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिए थे जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में नहीं होता था। ब्रैकेट क्लोज कर लेना, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप पे ब्रैकेट क्लोज कर लेना। जी सर। इसके बाद फिर से सेकंड पर, अब नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। एलएलपी एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो हमें बेनिफिट देता है लिमिटेड लायबिलिटी की और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की। ये बात पूरी डुप्लीकेशन तीसरी बार आई होगी शायद, लेकिन स्टिल ये कीवर्ड है, इसको अलग से आप पढ़ लेना। जल्दी से आओ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को टिक मार्क कर लेना बेटा, ये मैंने याद करवाई थी आपको। एलएलपी चाहे इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, और कंपनी क्या नहीं आता? कॉर्पोरेशन सोल, याद कर लेना। कॉर्पोरेशन सोल होता है बेटा 1% कंपनी की टाइप में। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अंदर नहीं आती, और वो नहीं आता यहां से ब्रैकेट उठाना जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई में बता रखा है। पूरी लाइन याद नहीं करनी है। वो नहीं आता जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है ऑफिशियल गेजेट के अंदर। ओके सर। डेजिग्नेटेड पार्टनर को टिक मार्क करना। फाइनेंशियल ईयर मैंने समझाया था, अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल ईयर को आपको पढ़ के जाना है, सितंबर के बाद के लिए अगला साल होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इसके बाद कोई डेफिनेशन यहां काम की नहीं थी।
उसके बाद डेफिनेशन आएगी पार्टनर की, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करना, पार्टनर की डेफिनेशन को टिक मार्क कर लो। पार्टनर कौन हो सकता है? कोई भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता? अनसाउंड माइंड का जो होगा, जो दिवालिया होगा, या जिसने अप्लाई कर रखा है, अप्लाई कर रहा है, एडजुडिकेटेड, मुझे बना दो क्या, इंसॉल्वेंट, और उसकी एप्लीकेशन आज भी पेंडिंग है, ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा फटाफट प्लीज। एक बात बताओ बेटा, ये मैं जो बता रहा हूं ये आपको अनसुनी बातें लग रही हैं, याद आ रही हैं कुछ? बता दो मुझे एक बार। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। सेक्शन नंबर जो 6 है, इसके आगे फिर से इंपॉर्टेंट मार्क करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। खास बात, इन दोनों के सेक्शन भी आपको याद करने हैं। पार्टनर का सेक्शन 5 है और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर का सेक्शन 6 है। ये दो सेक्शन भी आपको रिमेंबर याद करने हैं। मैं एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे हूं कि आपको पेपर में क्या करके आना और क्या नहीं करके आना। हर एलएलपी के अंदर 2 पार्टनर होते हैं। इसके बाद ये 2 पार्टनर अगर रिड्यूस कल को हो जाते हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ तक आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू कर दिया तो वो बंदा शैल बी पर्सनली लायबल ठहरा दिया जाएगा। सर कौन से पीरियड में? ड्यूरिंग दैट पीरियड। ड्यूरिंग दैट पीरियड कौन सा? 6 महीने से पहले का बेटा, 6 महीने के बाद वाला। बहुत बढ़िया। डेजिग्नेटेड पार्टनर पे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करें। मोस्ट लिख दिया तो समझ जाओ कि पेपर में याद करना ही करना है। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड होने चाहिए, ब्रैकेट में डालो डेजिग्नेटेड होने चाहिए कम से कम 2। वो दोनों होने चाहिए इंडिविजुअल, और उनमें से कोई एक एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया। सेकंड पार्ट को छोड़ सकते हैं, थर्ड पार्ट में आए। रेजिडेंट का मतलब है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में आपको कम से कम 182 दिन यहां पे रहना होगा, 182 डेज। ये सारी बातें अगर आपने कर ली हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे, और कैरेक्टरिस्टिक में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इंपॉर्टेंट लिखें क्योंकि ये वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कंपनी की होती हैं, जो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, जिनका मुंह काला करका उन्हीं को पढ़ेंगे। बिल्कुल बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी। म्यूचुअल एजेंसी पे टिक मार्क करें, इंपॉर्टेंट लिखें, ये आपको पढ़ के जानी है। म्यूचुअल एजेंसी पे टिक मार्क करें, ये आपको पढ़ के जाना है। इसमें क्या बता रखा है? हर बंदा एलएलपी के लिए एजेंट है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। देखो ये लाइन लास्ट में, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे को बाइंड नहीं कर सकता। ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। आप एलएलपी के एजेंट हैं, आप किसी पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकते। तो इन अदर वर्ड से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ऊपर का आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा है बेटा ये। इन अदर वर्ड्स में आपको क्या पढ़ना है? ऑल पार्टनर विल बी एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन, नो अदर पार्टनर। कोई दूसरा पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता। एलएलपी एग्रीमेंट होता ही है, आपको पता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉमन सील आपको पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ लेना, पुराने जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी होती थी, लेकिन आजकल बेटा कॉमन सील को नॉट मैंडेटरी, इसको ऑप्शनल कर दिया है। दिल करे तो आप रखें, दिल करे तो मत रखें। लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट का हो जाएगा, मिनिमम पार्टनर का हो जाएगा। एक 11th पॉइंट को टिक मार्क करें, एलएलपी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जा सकती है, गैर प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई जा सकती। तो इनका सिर्फ जिनका मुंह काला कर रखा, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मोटा मोटा एक बार आपने पूरी कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। चलिए बेटा आगे। सर आगे भी कुछ पॉइंट है, जैसे 13 पॉइंट किसी काम का नहीं। कन्वर्जन होगा तो कैसे होगा? एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सर क्या ये भी ई फाइलिंग कर सकते हैं जैसे कंपनी करेगी? अरे इसको संभालता कौन है? एमसीए। तो ये भी ई फाइलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉरेन एलएलपी क्या होती है? इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क करें। फॉरेन एलएलपी वो होती है जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, अभी कीवर्ड है, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब फॉरेन एलएलपी की डेफिनेशन आए तो 2 वर्ड आपको लिखने जरूरी है बेटा, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओके सर। सर अब बताओ एडवांटेज। एडवांटेज को याद करने का तरीका बताया था। बेसिस ऑफ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिसॉल्व है। सब कुछ इजी होगा तो आप एंजॉय करेंगे। क्या? लिमिटेड लायबिलिटी। ये थी बेटा एडवांटेज। यहां पे क्यू मार्क कर लेना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। अरे ये मैंने याद करवाई थी, कुछ आपको याद है या नहीं है? फटाफट बताएं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी जाइएगा, सेक्शन 11 में। अब देखो बेटा, एलएलपी करने के लिए 2 और मोर पर्सन को ब्रैकेट में डालो, 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। बिल्कुल। वो क्या करेंगे? लॉफुल बिजनेस करेंगे। क्या करने के लिए करेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेटा सब्सक्राइब को अंडरलाइन करना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपको नाम याद हो तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे अपना नाम डालना पड़ेगा, तभी क्या बन पाएंगे, वो पार्टनर बन पाएंगे। सर ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन किसको फाइल करता है, खुजली किसे, हमें। रजिस्ट्रेशन किसे करवाना है, हमें। तो फाइल कौन करके आएगा, हम। किस मैनर में, हमारे हिसाब से, रजिस्ट्रार के हिसाब से। फटाफट बताओ। ये डॉक्यूमेंट उस फॉर्म में, उस मैनर में, उस फीस के साथ भरना पड़ेगा जो रजिस्ट्रार बोलेगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये इसके साथ आपने बताया था एक स्टेटमेंट जाएगी, मैंने कहा जाएगी। सर हम साइन कर दें करेंगे, या कोई एडवोकेट या कोई कंपनी सेक्रेटरी या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके देगा, वो साइन करके देंगे। और इसका मतलब क्या है, इसमें कीवर्ड्स अब तक पता है क्या है, अब तक इसमें कीवर्ड्स नहीं आए हैं। कीवर्ड्स ये हैं, स्टेटमेंट का असली मतलब यहां है, ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। रट लो इस लाइन को। स्टेटमेंट में क्या बताना है, वो सी साइन करके क्या बताएगा, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। अब इसमें चेंज मत करना, और जो बाकी मैटर बच गया उसमें आप जो मर्जी डालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट डाल दी सर, वो चली गई। सर वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसमें क्या होता है, तुमने एलएलपी बनाई है, उसका नाम क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या रहेगा, तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस, ओके सर, तुम्हारे पार्टनर का एड्रेस, तुम्हारे डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, और वो डिटेल जो एक्स्ट्रा रहेंगी। अब इसको भी कोई रट रहा है और लिख रहा है, इसका निमोनिक बना रहा है, तो वो बच्चा ही गधा है। स्मार्ट स्टडी वाला बच्चा तो एक बार पढ़ेगा, दोबारा देखेगा नहीं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, डिटेल देंगे यार, किसकी, हमारे एलएलपी की, हमारे पार्टनर की, हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर की। खत्म, स्टेटमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट की डिटेल होगी, ये हमने जमा करवा दिया। ये गलत करवाना, सही करवाना है। तो अगर किसी बंदे ने जानते बूझते हुए इसमें गलत जानकारी दी है, तो बेटा उसको 2 साल की जेल, 10,000 रुपए का मिनिमम फाइन और 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। दैट्स ऑल। सेक्शन 11 खत्म हो गया। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, समझ में आ गया भाई। सेक्शन 12 में फटाफट आए बेटा। सेक्शन 12 में अगर हमारी सारी चीज ओके हैं, अगर हमारी सारी चीज ओके हैं, रजिस्ट्रार जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट उसके पास जाएंगे, उनको अपने पास रिटेन कर लेगा। कितने दिन के लिए, 14 दिन तक। ये 14 दिन शायद मैंने वहां नहीं बताए थे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये लिस्ट 14 दिन। 14 दिन के अंदर अंदर टाइम होता है बेटा, विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार, अगर आपका सब कुछ ठीक है। सर कहां पता लगेगा सब कुछ ठीक है नहीं है, अरे अगर आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए वो पूरे होंगे तो ओके है, और पूरे नहीं है तो आपका नहीं होगा। अगर वो सही है तो आपको रजिस्टर कर लेगा। सर रजिस्टर करके हमें क्या देगा, एंड हमें देगा क्या, गिव अ सर्टिफिकेट। किस चीज का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जी सर, बिल्कुल 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 सर। और क्या बताएगा, और क्या बताएगा। अब इसके बाद थर्ड लाइन को, सेकंड लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड लाइन पे आइएगा। अरे यार थर्ड को भी छोड़िएगा, फोर्थ लाइन पे आइएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ टिक मार्क कर लो, ये सर्टिफिकेट आपका कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये एलएलपी सारी योग्यताओं को, सारी लीगल वैलिडिटीज को पार करते हुए पास हुई है। मतलब इस बात का एविडेंस है कि आपने सारी निर्धारित जरूरतें जो भी हैं पूरी कर ली हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12 के लिए। अब आ जाओ सेक्शन 13 में। सर रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा, मैंने क्या बताया, ये ऑफिस किस लिए जरूरी है, एवरी एलएलपी शैल हैव, मे हैव नहीं बेटा, वर्डिंग देखो, एक एक वर्ड काम का है। एवरी एलएलपी शैल हैव, जरूरी है क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस। टू विच, क्यों, जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी नोटिस हैं, वो सारे कहां भेजेंगे, उसी के पास तो भेजेंगे जो एड्रेस है, आरओसी को आपने दिया है। ये पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सर जो डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे वो रद्दी कागज पे भेजे जाएंगे क्या, नहीं, सेकंड में आप अंडरलाइन करेंगे, सेकंड लाइन में रजिस्टर्ड पोस्ट और एनी अदर मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से सारा लेन देन होता है, कम्युनिकेशन होता है। तीसरे में अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया आपने, तो ये चेंज आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को, उस फॉर्म में, उस मैनर में जो प्रेस्क्राइब कर रखा है। बिल्कुल। अगर आपने कोई प्रोविजन तोड़ा तो देखो झटके तो लगेंगे, वो तो तय है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 13 मैंने याद करा दिया। सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट बताओ, तो तुमने क्या बताए थे, शूइंग एंड बीइंग शूड, ये क्या है, केस कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो, अपने नाम से एक्वायर भी कर सकते हो, ओन भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हो, डिस्पोज भी कर सकते हो। कीवर्ड पे आओ सीधा, क्या, सारी टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम से खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। ओके सर। आपको एक कॉमन सील भी मिलेगी। ओके सर। डूइंग, तुम वो सारा कर सकते हो, सफरिंग वो सारा सह सकते हो, तुम वो सब कर सकते हो, सब सह सकते हो, सब फील कर सकते हो जो एक अदर बॉडी कॉर्पोरेट करती है। कैसे, लॉफुली जो वो कर सकते हैं वो लॉफुली मैं भी कर सकता हूं।
बाकी फर्म की तरह एलएलपी भी लॉफुली एक्ट कर सकती है। इस बच्चे ने अपने आप लिख रखा अपनी लैंग्वेज में। ये थे बेटे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कसम से मुझे तो ये इतना आसान लग रहा है, तुम बताओ तुम्हें मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है? ऐसे ही पूरा सोगा कि एक एक लाइन मिलवाऊंगा, टेंशन मत लो तुम, जितना तुम्हें उचित लगेगा उतना मिलवाऊंगा। लेकिन ये मेरे मिलवाने की जरूरत थी नहीं बेटे। अगर मैं तुम्हारी जगह मैं होता और किसी ने मेरे को सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से समझाई होती तो मैं टीचर पे वेट नहीं करता, डिपेंड नहीं होता, मैं खुद पढ़ लेता उसको। यही तो इंटेलिजेंस ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेरे ऊपर एक्स्ट्रा भार डाल दिया, नहीं, आप सीए कर रहे हैं बेटे। और सीए वो होता है जो कंपनी में अगर घुस गया ना तो पहली नजर में देखते ही पूरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगा लेता है। अभी बुक चेक नहीं करी है, सिर्फ कंपनी का एनवायरनमेंट देख के बता देगा इसका प्रॉफिट कितना होगा। वो कौन है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। इतने बड़े लेवल पे अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस ही दिखाइएगा। अरे रास्ता दिखा दिया किसी ने तो मंजिल पे पहुंचना सीखो भाई। कुछ भी नहीं है ये, वही सारी बातें मैं कोई नहीं बता रहा जो मैंने आपको ऑलरेडी कॉपी पर बता रखी है। बस उनको सिलेक्ट करना था। वो काम तुम्हें आना चाहिए भाई, आना चाहिए। सर नेम बताओ क्या होना चाहिए? नेम तो आपको रखना पड़ेगा, एलएलपी नाम के पीछे आपको लगाना पड़ेगा। ओके सर, ये नाम आपका अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल करता नहीं होना चाहिए, ट्रू आइडेंटिटी रिजेंबल। ये मैंने 3 वर्ड आइडेंटिकल थे, सॉरी ये तीनों वर्ड इंपोर्टेंट थे, कॉपी में लिखवाए थे। एक ये याद कर लेना, ये कहां नहीं मिलने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग नहीं हो। ट्रेडमार्क एक्ट है इंडिया में, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एक्ट, ये याद कर लेना 1999 में। ये मैंने उस टाइम नहीं बताया था, इसको याद कर लेना। सर हम जो नाम देते हैं वो जाते ही रिजर्व हो जाता है क्या? उसी दिन फाइनल हो जाता है जिस दिन हम नाम बताते हैं? नहीं, कम से कम वो नाम सामने वाला अपने पास रिजर्व करके रखता है। कितने महीने तक? मैं पहले आपको थोड़ा सा नीचे पढ़ा दूं। 3 महीने तक, जिस दिन आपने नाम बताया था रजिस्ट्रार को, वो अपने पास रिजर्व करके रखता है। सर ऐसा रिजर्व करके क्यों रखता है? किसी का ऑब्जेक्शन आएगा कि हमारे से मिलता जुलता है, जिसने गलत रख रखा है जी, ताकि उसको काटा जा सके। तो 3 महीने तक आपका नाम रिजर्व करके रखा जाता है। ये लाइन आप याद कर लें। सेक्शन 15 बोलता है रजिस्ट्रार रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। सर यहां तो बाय द रजिस्ट्रार लिख रखा है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तुमने जिस दिन नाम पकड़ाया रजिस्ट्रार को, जी ये हमारा नाम है, रजिस्ट्रार ने तुम्हें कहा हाँ जी मेरे को नाम मिल चुका है, मतलब रजिस्ट्रार नाम मिलने की एक इंटीमेशन देता है, उस दिन से 3 महीने तक अपने पास इसको संभाल के रखेगा। सर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और हमारा नाम हमें पता था वो गलत है और हम रजिस्टर्ड हो गए। सर अब क्या होगा? चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम किसके पास पावर है? ये ब्रैकेट में डालो, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि कोई एलएलपी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई है, ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई है जो इनएडवर्टेंटली जो गलत है, तो अब क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास असीम पावर है। तुम्हें क्या बोला जाएगा? एक सेकंड पॉज करना भाई, कूड़े वाला आया हुआ बेटे, गया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका नाम गलत है और आपका नाम किसी से मिलता जुलता है, रिजेंबलिंग करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो आपको एक डायरेक्शन देगी, सेट डायरेक्शन को 3 महीने के अंदर अंदर आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। सर अगर मैंने नहीं किया तो बेटा फाइन पेनल्टी, जेल भी जाओगे, 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक का फाइन भी भरोगे। सर ये काम नाम चेंज करने की, लोग कंप्लाई करने की जिम्मेवारी पार्टनर की होती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है। तो पीटेगा कौन? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और लाइबिलिटी किसकी? एलएलपी की। सर पार्टनर का है, पार्टनर की जिम्मेवारी नहीं होती, इसलिए सारी लाइबिलिटी होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर की, कॉम्प्लाइंस से संबंधित। फिर स्टेप 2 इनकॉर्पोरेट एलएलपी। स्टेप नंबर 1 नाम रिजर्व करा लो, स्टेप नंबर 2 एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर लो, स्टेप नंबर 3 एग्रीमेंट बना लो। ई फॉर्म आपको याद करना है। ई फॉर्म नंबर 1 नाम रिजर्व कराने के लिए, ई फॉर्म नंबर 2 सिर्फ बेटा वहां से जहां से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। ई फॉर्म नंबर 2 इसमें डिटेल होती है। किसकी डिटेल होती है? एलएलपी के बारे में, उसके पार्टनर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, एटसेट्रा। सबसे लास्ट में एलएलपी एग्रीमेंट इज मैंडेटरी। इतना ही पढ़ना था। ये है ई फॉर्म 3, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3 ओवर। स्टेप ओवर हो गए बेटे। आ जाओ। सर ये थ्योरी परेशान कर रही है घर पे, ये बिल्कुल भरी भरी लग रही है।